तो मैं आपके सामने बहैसियत चीफ स्पोक पर्सन AIMIM के बैठकर अपनी बात रख रहा हूं। ऐसा क्या है कि आपकी अपनी पार्टी से ही नहीं बन रही, कि आपसे नफरत है? किसको आपसे नफरत है? क्या ओवैसी साहब का? नहीं, इसी की खोज मैं भी कर रहा हूं। मुझसे जैसा सच्चा मिलेगा आपको, और ये बात ओवैसी साहब भी जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं। 32 दांतों के बीच में जबान है सर, सबसे सख्त पहरे में जबान है। ईश्वर ने सबसे जो कड़ा पहरा लगाया है वो जबान पे लगाया है, बहुत कड़े कड़े दांत, और जैसी गलत चलती है दांत पे दब जाती है। मैं जब समाजवादी पार्टी छोड़कर आया था तो कोई जानता हो ना जानता हो, ओवैसी साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैंने जब लेटर लिखा तो उसमें मैंने लिखा, आली जनाब इज्जत माफ शौकत अली साहब किबला, ये कहा है मैंने सर। ये अखिलेश गठबंधन करना नहीं चाह रहे, कांग्रेस गठबंधन करना नहीं चाह रही है, बहुजन क्यों नहीं कर रही? भाई मायावती तो किसी से गठबंधन नहीं कर रही है ना, और उनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, तो उनको चाहिए ओवैसी साहब से गठबंधन करें। मैं कह रहा हूं बहन जी से, आइए करिए, हकीकत मानिएगा। मेरे बारे में किसी से पूछिए, मैं 90% मोटरसाइकिल से चलता हूं, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से। आज अगर आकाश आनंद में और चंद्रशेखर रावण में कंपटीशन करा दिया जाए पब्लिकली, जनता किससे कनेक्ट है? और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जाऊंगा। मुझसे MLC का वादा हुआ था, मुझसे मंत्रालय का वादा हुआ था। नेताजी नहीं रहे, मरहूम चले गए, 12 से पहले तो उन्हीं की सब कुछ चलती थी ना। तो अखिलेश जी ने वादा खिलाफी कर दी। अब ये तो अखिलेश जी बताएंगे। मुसलमान अब किसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, केंद्र की राजनीति में तो मुझे लगता है कि राहुल जी ही नेक्स्ट PM है। प्रधानमंत्री जी की मां है, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की मां को क्या जर्सी गाय कहा जा सकता है? उनकी मां नहीं है। मैं सेकुलरिज्म इसको नहीं मानता हूं कि आप मेरे मस्जिद में आके नमाज पढ़ लीजिए तो मैं आपको सेकुलर मानूंगा, मैं गद्दार मानूंगा आपको। अगर आप मेरी मस्जिद में आके बहैसियत कुमार अभिषेक नमाज पढ़ेंगे तो आप मेरे लिए अच्छे नहीं है, आप गद्दार हैं धर्म के अपने। नमस्कार, यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे इस खास पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं सैयद असीम वकार। असीम वकार AIMIM से लगभग 1 दशक से जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं और इन दिनों खासे चर्चा में हैं। चर्चा की वजह हम इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है वकार साहब आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहुत चर्चा चल रही है आपकी भाई, इन दिनों आप अच्छे खासे चर्चा में हैं कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, तो क्यों है इतनी चर्चा आपकी? नहीं सर, आज 8 अगस्त है। हाँ। और आपने खुद ही कहा कि AIMIM के चीफ स्पोक पर्सन, तो मैं आपके सामने बहैसियत चीफ स्पोक पर्सन AIMIM के बैठकर अपनी बात रख रहा हूं। चर्चा वाली बात पे बोल दूं आपसे कि हमारे क्या एक मसल कही जाती है कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। इज्जत देने वाला भी वो ऊपर वाला है और जिल्लत देने वाला भी वो ऊपर वाला है। तो जब तक वो चाह रहा है मुझे इज्जत देना, मेरी अच्छी चर्चा हो रही है। जिस दिन अल्लाह की नजर टेढ़ी हो जाएगी तो आपको पता ही है, जिससे अल्लाह नाराज होता है उसका क्या अंजाम होता है। चर्चा लेकिन जो है वो अलग है जी। अब आपने कहा कि आपको मुख्य प्रवक्ता आपने खुद ही हमको कहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने मुख्य प्रवक्ता खुद ही लगा लिया। 3 प्रवक्ता जैसे ही आपके नए अध्यक्ष ने ऐलान किया, आपने उस पर सवाल भी उठाया, खैर पूछूंगा। तो अभी तक आप राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब आपने उसमें मुख्य प्रवक्ता लगा लिया। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं उनको हक है, क्योंकि विरोधी कभी भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये, जो लोग कहलवा रहे हैं पीछे से, कहने वालों के पीछे भी तो एक मुंह है कि ये कहो, तो उसको सामने निकल कर आना चाहिए और एतराज करे। मैंने जो आपने प्रवक्ताओं वाली बात कही, मैंने किसी भी प्रवक्ता की नियुक्ति पर कोई विरोध नहीं किया है। मेरा सबसे पहला कहना था कि 3 प्रवक्ता आपने बनाए, आप 30 बना दीजिए। समाजवादी पार्टी में 94 है,
कांग्रेस पार्टी में भी करीब 100 के आसपास हैं। हर पार्टी में 1 2 नहीं 50 प्रवक्ता हैं। तो ये तो अच्छी बात है। मेरा कहना था कि आप 3 नहीं 30 बनाइए, लेकिन अगर आपने किसी से वादा किया है राष्ट्रीय का तो उसको राष्ट्रीय बनाइए। किसका राष्ट्रीय का वादा था? बात को समझिए मेरी, जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के पैड पर लेटर हेड पर राष्ट्रीय नियुक्ति नहीं हो सकती, किसी भी पदाधिकारी की राष्ट्रीय की नियुक्ति नहीं हो सकती। और अगर राष्ट्रीय नियुक्ति है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पैड से होना चाहिए, और राष्ट्रीय जो हैंडल है हमारा सोशल मीडिया का उससे AIMIM नेशनल से पोस्ट होना चाहिए। आप खुद बताइए कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर दे, या एक मुख्यमंत्री किसी कैबिनेट मंत्री को अपॉइंट कर दे? ये हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। यही हुआ है। मैंने आपसे कहा ना आपकी कि पार्टी में यही हुआ है। प्रदेश के लेटर हेड पर हाँ। राष्ट्रीय नियुक्ति नहीं हो सकती। भाई मैं तो ये चाहता हूं कि उन तीनों को राष्ट्रीय लेटर हेड पर प्रवक्ता बनाया जाए। मैं किसी के खिलाफ थोड़ी ना हूं। जो प्रक्रिया थी मैंने उस पर आवाज उठाई थी। तो फिर वही प्रक्रिया तो आप पर भी उठती है कि भाई आप जब चीफ स्पोक्स पर्सन राष्ट्रीय। सर वो है मेरे पास, वो ओवैसी साहब कई जगह बोल चुके हैं, वो सब कुछ है, उसको छोड़िए। तो ऐसा क्या है कि आपकी अपनी पार्टी से ही नहीं बन रही? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं, कोई कुछ सवाल कर रहा है, कोई कुछ सवाल कर रहा है। देखिए मैंने अभी मेरे पास एक फोन आया, एक मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत हमदर्द हैं, बहुत खैरख्वाह हैं, उन्होंने फोन करके वो पूछा, अक्सर पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं फोन करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई बड़ा सवाल खड़ा हो गया। हमने कहा क्या खड़ा हो गया? कहने लगे मैंने सुना है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा सुना आपने? मैंने भी सुना है। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कहाँ सुना? कहले सोशल मीडिया पे बड़ी खबर है कि आप कांग्रेस जा रहे हैं। हमने कहा नहीं, मुझको भी वहीं से मालूम पड़ा, मुझको भी सोशल मीडिया ही से मालूम पड़ा है। जहां से आपको मालूम पड़ा वहीं से मुझे मालूम पड़ा। अब देखिए अभिषेक जी, सियासत है ये। हर आदमी आपकी ताक में लगा है शिकार करने की। बड़े बड़े शिकारी हैं, लेकिन बेहतरीन परिंदा वो है जो बच के निकल जाए। अब एक आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी में, संजय सिंह जी। मेरी उनकी बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत दिल लगी करीबी है हमसे। हम और वो दोनों एक मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, रात का टाइम था। तो लोगों ने फौरन दूसरे दिन ये चर्चा शुरू हो गई कि हम आम आदमी में जा रहे हैं। फिर मैंने अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई दे दी, और उनके साथ का एक पुराना फोटो था वो लगा दिया। तो दूसरे दिन से चर्चा होने लगी, 24 घंटे बड़ी गर्म रही कि मैं समाजवादी में जा रहा हूं। फिर वो चर्चा ठंडी हुई तो मैंने राहुल गांधी जी के बारे में बोल दिया भावी प्रधानमंत्री। अच्छा, वो बोला कैसा था तब समझिए। एक टीवी शो में ये हुआ कि प्रधानमंत्री की मां को गाली बकी, प्रधानमंत्री कह रहे मेरी मां। तो मैंने पूछा अगर प्रधानमंत्री जी की मां है तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की मां को क्या जर्सी गाय कहा जा सकता? उनकी मां नहीं है क्या? प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? तो अब इतनी मैंने साफ बात की, और मुझे लगता है इसमें बुराई भी नहीं है। तो मुझसे कहा जाने लगा आप कांग्रेस में जा रहे हैं। आपको और सुनाऊं, अब कल से एक चर्चा और हो रही है। मैंने राजभर से सवाल पूछ लिया है। वो पीडीए का माना बताते फिर रहे थे कई दिन से। पीडीए मतलब पीट देगा हीर। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया, बहुत जायज और छोटा सवाल पूछा। तो उसके ऊपर लोग अब मुझसे फिर कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि अब आप समाजवादी में जा रहे हैं। तो भाई एक आदमी कहां जाएगा? नहीं, तो फिर मेरा भी तो यही सवाल है कि आप फिर कहां जा रहे हैं? अब आप जब कह रहे हैं कि मेरे बारे में ये सवाल, मेरे बारे में ये सवाल, ये पार्टी वो पार्टी, तो भाई एक सवाल तो बनता है ना कि कौन सी पार्टी? नहीं या फिर आप कह दीजिए कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बिल्कुल ओवैसी साहब के साथ मजबूती से खड़ा हूं। नहीं सर, आप एक नहीं 10 सवाल पूछिए। आपके सारे सवाल मेरे सर पर, माथे पर, वो बहुत एहतराम के साथ सवाल आपने पूछ लिए, जवाब देने का हक तो मेरा है ना।
बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने आपके किसी सवाल से नाराज नहीं हुआ, मैं तो किसी से नाराज नहीं हो रहा हूं। तो मेरे सवाल अगर मैं दूं या ना दूं या कड़वा दूं या सीधा दूं, उससे नाराज नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि अभी मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अल्लाह आपको बहा ले आता है। आप एक जगह किसी हवा को बंद नहीं कर सकते। अल्लाह रास्ते तय करता है जिंदगियों के। हर इंसान को उसने पैदा किया है, उसने उसका भविष्य भी तय किया है। तो मेरा भविष्य तो अल्लाह को पता है, मुझे भी नहीं पता है कि मैं अमेरिका में रहूंगा, इंग्लैंड में रहूंगा, यूएई में रहूंगा। अबे तो अल्लाह जहां दिल चाहे ले जाए मुझे। हाँ, बहुत आपका जो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर अभी आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं असीम वकार साहब, क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। आपके चीफ स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय। यस। और अगर कोई दूसरा चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई दिखता है एमआईएम का, तो आप ही दिखते हैं, टीवी से लेकर सब जगह। तो भाई, ना आप ओवैसी साहब के साथ दिख रहे हैं, ना उनके आप किसी कार्यक्रम में दिख रहे हैं। बहराइच से लेकर के अगर आप देख लें तो मुरादाबाद, बिजनौर, सब जगह उनके कार्यक्रम हो गए, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। नहीं बुलाया आपको? नहीं बुलाया गया मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोग्राम कौन ले रहा है, कब प्रोग्राम है। पब्लिक से कहा जा रहा है लाउड स्पीकर बजा बजा कर गलियों में कि ओवैसी साहब की सभा आइए। बच्चों से कहा जा रहा है ओवैसी साहब की सभा आइए। मुझे नहीं बुलाया, तो मैं क्यों जाऊं? क्यों नहीं बुलाया गया आपको? वो जवाब देंगे जिन्होंने नहीं बुलाया है। मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, मैं 20 साल समाजवादी में रहा और लगभग 8-9 साल में उनका स्पोक पर्सन रहा। आज तक कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को, नहीं है मरहूम, और अखिलेश यादव जी को कभी ये नहीं कहना पड़ा कि ये बयान आसिम वकार का निजी बयान है, इसका पार्टी से लेना देना नहीं। मैं इतना सोच के बोलता हूं सर। मेरा मसला यह है कि मैं जानता हूं कि व्यक्ति बाद में पार्टी पहले, व्यक्ति बाद में समाज पहले, कभी नहीं कहना पड़ा। और 2017 से ये 2026 आ गया, आज तक कभी ओवैसी साहब को यह नहीं कहना पड़ा कि यह व्यक्तिगत बयान है आसिम वकार का। मैंने कभी पार्टी विरोध में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे पार्टी को नुकसान हो, हमारे नेता को नुकसान हो, हमारे नेता के किसी एजेंडे को नुकसान हो। कभी नहीं कहा मैंने। तो बुलाया क्यों नहीं, वही तो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, ये तो फिर वो लोग बताएंगे जिन्होंने नहीं बुलाया। मैंने तो अपनी बात रखी है आपको। अगर मुझे यही पता होता कि क्यों नहीं बुलाया तो मैं आपको बता देता। कुछ ना कुछ तो है नफरत। तो ये नफरत क्यों? नफरत का जब आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया कि आपसे नफरत है, तो किसको आपसे नफरत है? क्या ओवैसी साहब का? नहीं, इसी की खोज मैं भी कर रहा हूं। नहीं, ओवैसी साहब तो बढ़िया आदमी है, खोज कर रहा हूं मैं, और बहुत जल्दी खोज पूरी हाँ, खोज पूरी हो जाएगी और बहुत कुछ नफरत के साथ साथ बहुत कुछ मिल जाएगा। यानी आने वाले समय में बहुत कुछ है जो कि सामने आने वाला है। नहीं, मैंने कहा ना, नफरत के साथ साथ बहुत कुछ खोज में मिलेगा। जब हड़प्पा की तो खुदाई करेंगे आप, शौकत अली से ऐसा क्या हो गया? क्या जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई करेंगे, हड़प्पा की खुदाई करेंगे, तो टूटे बर्तन भी मिलेंगे, जेवर भी मिलेंगे, उस जमाने के औजार भी मिलेंगे, उस जमाने के हथियार भी मिलेंगे। तो एक चीज खाली थोड़ी ना मिलती कि टूटा हुआ ढक्कन, पतीली भी मिलती है सर। आप जो बातें कह रहे हैं वो इशारों में तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ये बताइए कि आपको सारी समस्या प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से है? सर, ये हमारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच की बात है। मैं समझता हूं कि अभी वक्त नहीं आया है कि खुले मंच पर कुछ और कहा जाए, लेकिन यह भी सच है कि चुप नहीं बैठूंगा। भाई, मैं भी बहुत मेहनती आदमी हूं, मैंने बहुत मेहनत की है।
मैं वो आदमी हूं कि जिसको झारखंड का प्रभारी बनाया गया था तो पूरे हिंदुस्तान में झारखंड दिख रहा था, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड दिख रहा था। जो रैली मैंने झारखंड में की वो हमारी पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स कहते हैं कि ऐसी रैली नहीं हुई। मैं बंगाल का प्रभारी था, मैंने बंगाल में बहुत मेहनत की, एक पहचान बनाई, और 2019 और 20 में जिन लोगों को मैंने कहा था कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये एमआईएम में चले साथ में, ये गंदे और घिनौने लोग हैं, ये बिकाऊ लोग हैं, दलाल लोग हैं, उनको मैं साथ लेके नहीं चल सकता। आज पार्टी को किनारे करना पड़ा उन लोगों को। मेरी बात अगर 5 साल पहले मानी होती तो 5 साल पहले ही कम से कम 10 विधायक बंगाल में आ जाते। ये दिल की तकलीफ बता रहा हूं आपसे भाई। जो आदमी मेहनत कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, वो बता रहा है कि इस नींव में से ये वाला पत्थर हटा दो, ये खराब है, कच्चा है, ये नींव लेके ढह जाएगा। तो मैं तो सीधा साधा साफ सुथरा आदमी हूं सर, मोटरसाइकिल चलने वाला। नहीं, लेकिन जब आपने झारखंड की बात कर दी तो फिर झारखंड के प्रभारी से आपको चुनाव के पहले ही क्यों हटा दिया? हटाया नहीं था, मैंने इस्तीफा दिया था। क्यों? ये अगले सेशन के लिए रखिए ना अभी बताइए अब आप। अगले सेशन के लिए रखिएगा नहीं, तो बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। अभी बताऊंगा तो भी कम बताऊंगा। मैं आगे भी पूछ लूंगा, लेकिन इसमें एक सवाल भी है जी। कहा गया कि उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई थी, आप प्रभारी थे जी। और यहां तक कहा गया कि टिकट में पैसे चल गए, क्या ऐसे आरोप थे? जिसने लगाया है बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं उसका मुंह चूम लूंगा सर अगर किसी ने ऐसी बात कही है। अब ये बताइए किसने कहा है तो मैं बताऊं आपसे। नहीं, किसने कहा है ये, इसमें सच है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसने कहा है आपसे? मुझसे किसने अरे कहा? सर नहीं, अरे जिसने आपसे ये बात कही है कि झारखंड के टिकट में पैसे चले, मैं उसका मुंह चूम लूंगा सर, उसका हाथ चूम लूंगा ऐसे करके। क्या सच्चा आदमी है? कौन है, किसने कहा है? तो नहीं, अब मुझसे ये मत पूछिए किसने कहा, मुझे एक जानकारी है इसलिए मैंने आपसे पूछा, लेकिन आप ये बताइए। नहीं, अच्छा खाली इतना बताइए, पार्टी के आदमी ने कहा है, बाहर के आदमी? बाहर के आदमी ने कहा होगा। बाहर के आदमी ने कहा है। अब बाहर का आदमी पता नहीं कैसे उसको मालूम पड़ा। मैंने एक भी टिकट नहीं बांटा था झारखंड में। इवन टिकट बंटने तक मैं गया ही नहीं था, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। अब बताइए, मुझसे जैसा सच्चा मिलेगा आपको? और ये बात वैसी साहब भी जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं कि मैंने इनकार कर दिया था कि जब तक टिकट नहीं बढ़ जाएंगे मैं जाऊंगा नहीं। आपको लगता है कि वहां जिसने टिकट बांटे हैं सबको पता है। आपने बात कर दी झारखंड की, आपने बात कर दी बंगाल की। अगर आपकी बात सुनी गई होती, कुछ वहां से ईंटें जिसके तरफ आपने इशारा किया हटाई गई होती, तो आज वहां पे झारखंड में और बंगाल में आपके विधायक होते। लेकिन इतने सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज आप इस कगार पर आकर खड़े हो गए हैं कि पार्टी अब उत्तर प्रदेश में बड़ा बनने को सोच रही है। पार्टी सोच रही है कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे या गठबंधन में चुनाव में जाएंगे, और सर कभी आपने एक बात सोची कि पार्टी यहां कब से काम कर रही है? कब से कर? बताइए। 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, 27 का चुनाव सर पर आ गया, 4 चुनाव हो गए, 5वां चुनाव रखा हुआ है। एक छोटा सा सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर से लोग गठबंधन कर सकते हैं, निषाद से गठबंधन कर सकते हैं, चौहान की पार्टी से गठबंधन हो सकता है, केशव देव मौर्य की पार्टी से हो सकता है, आरएलडी से गठबंधन हो सकता है। क्यों एमआईएम से नहीं कर रहे हैं? क्या कमी है हम लोगों में? आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है? अब आपकी पार्टी को ये असद नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इज्जत माफ आली जनाब असद ओवैसी साहब को प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहिए। तो आप मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं सर। मैं बता सकता हूं कि ये हो सकता है।
नहीं, लेकिन आपके जो टॉप लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनका भरोसा आपसे ज्यादा आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली में है, तभी तो ये बातें हो रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पब्लिक ये पूछ रही है क्यों नहीं। अभी तक कोई सीट भी नहीं। पिछले चुनाव में हमारा वोट बैंक बहुत कम था, हमारा जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम था, 0.5 भी नहीं थे हम। ये अफसोस की बात है सर, इतनी मेहनत के बाद ये पोजीशन, हमको इस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि इस दिशा में कि आसिम वकार क्या कर लेंगे। आसिम वकार आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हो सकता है अभी निकले और घर ही ना पहुंचे, तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी? मसला यह है कि आसिम वकार हैं तो भी इतना घटिया परफॉर्मेंस, और नहीं होंगे तो भी। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? अगर फौज हारती है तो कमांडर जिम्मेदार होता है सर, सिपाही जिम्मेदार नहीं होते हैं। सवाल कमांडर से पूछा जाता है। सिपाही तो रास्ते बता सकता है ना कि सर हम ऐसे चलेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन जो सिपाही रास्ते बताए उसी को किनारे लगा दो। नहीं तो आपने कौन सा ऐसा रास्ता बताया था? सर ये तो स्ट्रेटेजी है, ये तो आप 1000 बार पूछिएगा तो भी नहीं बताएंगे हम आपको, क्योंकि अगर आपको बता देंगे तो एनिमी पार्टीज अलर्ट हो जाएंगी। क्या आप गठबंधन के हिमायती थे कि आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ हो, आपका गठबंधन सपा के साथ हो? आखिर आप में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको किनारे किया जा रहा है? कौन सी ऐसी बात है कि आपको लगता है कि किनारे किया जा रहा है और ओवैसी साहब भी उसी तरफ साथ दे रहे हैं? ये ओवैसी साहब पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी पूछेंगे, अभी बता दूंगा उनको। भाई आपसे मैं पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति चल रही है, पूरे देश में। वो अब से नहीं चल रही है, पिछले 10-15 साल से चल रही है। पहले यूपीए की सरकार थी 4 से 14 तक, तो अलायंस ही तो था। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो भी एनडीए की सरकार थी सर, अलायंस था, गठबंधन की सरकारें थी। उससे पहले जो देवगौड़ा जी, गुजराल जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी अलायंस की सरकारें थी सर। तो दौर चल रहा है अलायंस का, तो अगर अलायंस के बारे में सोचा जा रहा है तो बुरा थोड़ा ना सोचा जा रहा है, बिल्कुल होना चाहिए अलायंस। लेकिन इस अलायंस के दौर में एआईएमआईएम अछूत क्यों बनी हुई है? ये तो मुझे तो स्ट्रेटेजी मेकर नहीं बनाया गया। जो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो जवाब देंगे सर। मेरे पास जिम्मेदारी होती मैं भी खोल के बताता आपको। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स इसकी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से न तो कांग्रेस आपके साथ सटना चाहती है और ना ही समाजवादी पार्टी? सर मैं आपको बताऊं, मैंने एक टीवी शो में एक बोला था एक बात, शायद आप ही का चैनल था या शायद नेशनल चैनल था कोई, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री और कमलनाथ का एक बयान आया था, हिंदू राष्ट्र। तो मैंने उसमें सवाल पूछा था एंकर से कि अगर धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, धर्म के नाम पे अगर राष्ट्र बन सकता है, तो फिर बब्बर खालसा चीफ की हत्या क्यों हुई? उसको तो धर्म के नाम पे दूसरा कोई बात करे तो आतंकवादी, और धीरेन्द्र शास्त्री बात करे तो देशभक्त। तो हर जैज हिंदुस्तानी जो वफादार हिंदुस्तानियों को मेरी बात पे गौर करेगा। अगर एक को आप सदा दे रहे हैं कि साहब तुम आतंकवादी हो, तुम्हारा मरना तय क्योंकि तुम धर्म के नाम पर राष्ट्र बना रहे हो, तो दूसरे को आप इनाम क्यों दे रहे हैं? धर्म के नाम पर राष्ट्र ऐलान करने के लिए।
तो उस वक्त सारे सरदारों ने मेरी तारीफ की थी। मेरे फेसबुक पर, ट्विटर बहुत जिंदाबाद के नारे आए थे। मैं ईमानदारी की बात करता हूं सर। मैंने कल राजभर से सवाल पूछा, ना जाने कितने यादव जिंदाबाद कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया आसिम भाई। मैं अभी आपसे एक बात बताऊं, मैं सेकुलरिज्म इसको नहीं मानता हूं कि आप मेरे मस्जिद में आके नमाज पढ़ लीजिए तो मैं आपको सेकुलर मानूंगा, मैं गद्दार मानूंगा आपको। अगर आप मेरी मस्जिद में आके बहैसियत कुमार अभिषेक नमाज पढ़ेंगे तो आप मेरे लिए अच्छे नहीं है, आप गद्दार हैं धर्म के अपने। और अगर मैं आपके मंदिर में जाके तिलक लगा के पूजा करूं तो मैं गद्दार हूं मुसलमान धर्म का। सेकुलरिज्म का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आपको अपने धर्म के हिसाब से, अपने रिचुअल के हिसाब से पूरी जिंदगी जीने की आजादी, कोई उसमें बाधा नहीं होना चाहिए। और यही हम मुसलमानों के साथ भी चाहते हैं। तो इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं सर। मुझे आप पता कीजिए, मुझे सिर्फ वही हिंदू मुझसे नफरत करते होंगे, मुझे गालियां बकते हैं, बहुत माँ बहनों गालियां बकते हैं, बड़ी धमकियां देते हैं, लेकिन वही वाले हिंदू मुझे गाली बकते हैं जो राहुल गांधी को गाली बकते हैं, जो अखिलेश यादव को गाली बकते हैं, जो तेजस्वी यादव को गाली बकते हैं, जो ममता बनर्जी को गाली बकते हैं, वही हिंदू मुझे गाली बकते हैं। सेकुलर हिंदू और देशभक्त हिंदू मेरे साथ है सर। आपने जिन नेताओं के नाम लिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपकी जो राजनीति है, अब वो एमआईएम से इतर जो एनडीए ब्लॉक की पॉलिटिक्स है उसकी तरफ आप मुखातिब दिख रहे हैं। मैंने आपसे एक बात अभी कही थी, आपने उसको दरगुजर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था कि मैं लगभग 8 साल तक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता रहा। कभी अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह जी को ये नहीं कहना पड़ा कि ये आसिम वकार का निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कभी नहीं कहना पड़ा। ये इस बात का संदेश है कि मैं पहले सोचता हूं, फिर उसका असर देखता हूं, फिर बोलता हूं। 32 दांतों के बीच में जबान है सर, सबसे सख्त पहरे में जबान है। ईश्वर ने सबसे जो कड़ा पहरा लगाया है वो जबान पे लगाया है, बहुत कड़े कड़े दांत, और जैसी गलत चलती है दांत पे दब जाती है। तो ईश्वर ये चाहता है कि पहले सोचिए, सबसे ऊपर आपका भेजा, फिर देखिए, फिर बोलिए। तो मैं इसका पूरा पालन करता हूं सर। और मैं जब समाजवादी पार्टी छोड़कर आया था तो कोई जानता हो ना जानता हो, वैसी साहब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, मेरी पहचान उनको थी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आके बन गया यहां नेता। तो रिश्ते तो ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे 2017 के बाद इज्जत दी है, इससे पहले भी मैं इज्जतदार हुआ करता था। तो अब ओवैसी और साहब भविष्य में भी इज्जतदार ही रहूंगा, भविष्य में भी इज्जतदार ही रहूंगा सर। हाँ, इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। नहीं, क्यों आएगी सर? हम आपकी इज्जत में कमी करेंगे तो मेरी इज्जत में कमी आएगी। लेकिन आपने 2 बार एक बात कही कि कभी समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा निजी बयान है। हाँ, तो क्या आपकी पार्टी ने कभी कहा? कभी नहीं कहना पड़ा, आज तक नहीं कहना पड़ा। एआईएमआईएम मैं को आपको कभी कहना पड़ा? मैं बताऊं, नहीं कहना पड़ा, कभी नहीं। असद ओवैसी साहब ने कभी, उनको नहीं कहना पड़ा कि निजी बयान है इनका। आपके मैं बोलता ही नहीं सर अध्यक्ष को ऐसा। कभी बोलना पड़ा जी? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कभी बोला? उनसे क्या मतलब है सर? वो क्या है? वो प्रदेश देखे अपना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मतलब है मेरा। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? अब सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर या भाटी साहब के बयान पर जिला अध्यक्ष बयान देगा? क्या बात कर रहे हैं सर आप? अब पवन खेड़ा की बयान पर क्या सीपी राय साहब टिप्पणी करेंगे? क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर, तो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत आपको लगता है कि जिलाध्यक्ष की है राष्ट्रीय प्रवक्ता के सामने? नहीं, मैंने बड़े और छोटे की बात की कि बड़े ओहदे पर जो लोग फायज हैं उनको उनसे बड़े ओहदे वाले टोक सकते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ,
तो हमको अगर टोकेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओवैसी हमको साहब अगर टोक सकते रोकेंगे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ओवैसी साहब टोक सकते यस, हैं। यस। शौकत अली उस हैसियत कैसे में टोक नहीं है सकते कि हैं आपको बताइए टोकें। मुझे आप? साजिश कर सकते हैं मेरे खिलाफ, और छोटे लोगों से, बहुत छोटे लोगों से गाली बकवा सकते हैं, लेकिन वो बेचारे सिर्फ गाली बकने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। उनकी प्रॉब्लम है बहुत, ठोक नहीं सकते। शिकायत कर सकते हैं मेरी कि साहब ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि आप सबसे मुखर हैं, सबसे ज्यादा चाहे टीवी पे दिखने हो, डिजिटल दिखना हो, सबसे ज्यादा मुखरता से आपका चेहरा सबके सामने है। कहीं यही तो वजह नहीं रही कि उन्होंने अपने स्तर से 3 प्रवक्ता जारी कर दिए, 3 प्रवक्ताओं के नाम, अब वो मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जारी किए, और उसके बाद आपने रिएक्ट कर दिया। फिर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर जारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर दे रहे हैं उनको, तो मैं तो गुजारिश करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि उनको विचारों को, तीनों को राष्ट्रीय पैड पर, अपने पैड पर बनाइए। लेकिन गलत लिखा कहां तो है से? कंसल्टेशन विद। सर, आप अभी फाकिर सिद्दीकी साहब नगर के अध्यक्ष हैं यहाँ, इनका कोई जब अपॉइंटमेंट होता है तो लिखते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संस्तुति से। होता है नहीं होता है? तो सर उसूल है, ये तो प्रोसेस है। भाई आपको मेरी किसी बात से ये लगा कि मैं किसी से नाराज हूं, अगर अभिषेक भाई आपको नेशनल हेड बनना है तो ये कैमरामैन आपको अपॉइंट करेंगे? आपको कौन अपॉइंट करेगा बहैसियत नेशनल हेड? जो नेशनल हेड के ऊपर होगा वही तो अपॉइंट करेगा। ठीक बात है। तो मैं यही कह रहा हूं कि वही वाला प्रोसीजर अपनाइए। उन तीनों बेचारों को राष्ट्रीय बनाना है तो राष्ट्रीय प्रोसेस से बनाइए। मेरा क्या चला जाएगा सर? 1 नहीं, 3 नहीं, 30 नहीं, 30,000 बना दीजिए। फिर एक आखिरी सवाल पूछ ही लेता हूं उनसे, वो आपके संबंध शौकत अली से कैसे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से? सर, संबंध की बात यह है कि मेरे पास बहुत शिकायतें हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं चुपके से कहीं कुछ कह दूंगा तो दूसरे तक पहुंचेगा नहीं। आज आपको बता दूं, खुशबू और बदबू भले ही कितने कोने में कीजिए, लेकिन वो पूरे में अपने आप फैल जाती है, नाकों तक आ जाती है, या किसी ने गंदगी की है यार। तो चाहे कितने कमरे में बैठ कर करे, सब मेरे तक आ रहा है। सब कुछ मुझे मालूम है जो कहा गया है और जो कहा जा रहा है। बहुत बड़ा दिल है सर मेरा, मैं उतावला नहीं होता सर, बिल्कुल उतावला नहीं होता, बिल्कुल भी उतावला नहीं होता, जज्बाती नहीं होता, जल्दबाजी में नहीं रहता हूं। और मेरी दुआ है कि खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं। आपने इतनी देर से इतनी बातें की, मैंने तो जब लेटर लिखा है तो देखिए मैंने उनको संबोधित कैसे किया है, कितना एहतराम दिया है। हाँ, वो मैंने देखा जी। एक बार फिर बोल दीजिए उसको। नहीं, मेरी गुजारिश सर ये है कि जिनका भी आपने नाम लिया, मैंने जब लेटर लिखा तो उसमें मैंने लिखा आली जनाब इज्जत माफ शौकत अली साहब किबला, ये कहा है मैंने सर। तो ये इज्जत भी है या सिर्फ इज्जत के अलावा कटाक्ष भी है? नहीं, देखिए कितनी इज्जत दी मैंने, कटाक्ष किया आप। ठीक है ना? नहीं, समझिए कितनी इज्जत दी मैंने। और मेरी गुजारिश सिर्फ यह है कि जो कहना हो उन लोगों से मत कहा कीजिए जिनसे कहते हैं वो सब पहुंचा देते हैं मुझ तक। आप सीधा बता रहे हैं उनको, सीधा उनको बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि गंदगी कमरे के कोने में की जाए, वो बाहर निकलती जरूर है सर, बदबू आती है। लेकिन आप भी भरे बैठे हैं। नहीं, कहां भरे बैठे हैं सर, हम तो बहुत खुश हैं। देखिए, हमारी पार्टी चाह रही है
कि गठबंधन हो जाए। बुराई भी नहीं है। ठीक बात है। क्या बुराई है सर? अब मसला ये, अखिलेश जी गठबंधन करना नहीं चाह रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन करना नहीं चाह रही है, बहुजन क्यों नहीं कर रही है? भाई मायावती तो किसी से गठबंधन नहीं कर रही है ना, और उनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, तो उनको चाहिए वो इसी हिसाब से गठबंधन करें। मैं कह रहा हूं बहन जी से आइए करिए, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई सर आकर। बहन जी 75 प्लस हैं, बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त नेता हैं, लेकिन अब बुजुर्ग हो गई हैं। अब बुजुर्ग हो गई हैं। सियासत का एक खेल है सर, पूरी दुनिया में एक बादशाह के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, 100वां आएगा, 1000 आएगा, 50,000। बादशाह की कुर्सी खाली नहीं रह सकती। ठीक बात है। ठीक है ना? तो सियासत की एक बहुत जबरदस्त खेल यह है कि आपको लात मार के गद्दी से हटा दिया जाए, इससे पहले गद्दी का उत्तराधिकारी बना दीजिए। एक एज होती है, उस सर्टेन एज में आने के बाद अगर आप किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपनी गद्दी नहीं सौंप रहे हैं, तो पीछे से आदमी आपको हटा देगा। इसका सबूत है सर, जब बादशाहत हुआ करती थी, राजे रजवाड़े हुआ करते थे, तो गद्दी के लिए कितने कत्लेआम होते थे। आज भी उसी गद्दी के लिए प्लानिंग हो रही है, बस फर्क इतना है कि कत्लेआम नहीं हो रहे हैं। गिराने का, पटकने का, उठाने का खेल चल रहा है सर। देखिए, तो बहन जी हमारी हैं बहुत अच्छी नेता, लेकिन वो बुजुर्ग हो गई, और दलित वोटर जवान हो गया, जो बच्चे थे वो जवान हो गए। भाई बहन जी के जमाने में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी 1993 में, 94 में, तो उस वक्त जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे वो आज सब वोटर हैं, और अच्छे भले मतलब ब्रेन वाले लोग हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे। जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए, जो 10 साल के थे वो भी बड़े अधिकार के साथ आ गए। अब मसला ये है कि बहन जी को ये समझना चाहिए कि वो बुजुर्ग हैं, और जो नया वोटर है दलितों का, जवान, एनर्जेटिक, उसको पावरफुल और एनर्जेटिक लीडर चाहिए, ताकतवर लीडर जो लड़े, जमीन पर खड़े होकर लड़े, सरकार डरे जिससे। वो जवान वोटर, वो जवान नौजवान दलित एक लीडरशिप तलाश कर रहा था, उसे मिल गई। चंद्रशेखर, यस, दलितों का भविष्य वो। आप सब, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, मैं पब्लिक से कनेक्ट हूं, मैं जमीन पर रहता हूं सर, मैं मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी हूं। हकीकत मानिएगा, मेरे बारे में किसी से पूछिए, मैं 90% मोटरसाइकिल से चलता हूं, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से। मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिलती है, मैं उबर ओला की बाइक कर लेता हूं, मैं उससे चला जाता हूं, मैं ई रिक्शा से चलता हूं। मैं पब्लिक से कनेक्ट हूं, मुझे पता है पब्लिक क्या सोच रही है। बहन जी को लोग कान में भर देते हैं कि नहीं आप सब आपके साथ है। मैडम, बहुत पावरफुल नेता है वो। नौजवान मोहब्बत कर रहे हैं चंद्रशेखर से, नौजवान अपनी जान कुर्बान करने के लिए राजी हैं, जैसे कभी मायावती जी के लिए था। आज नौजवान चंद्रशेखर के साथ हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पार्टी चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करें, या आप चंद्रशेखर के साथ चले नया जाएं? चर्चा शुरू हो गया सर। अभी तो आपने देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं उनको लेके मोटरसाइकिल पे घूमा, आम आदमी वालों को तो नहीं, इतनी तारीफ तो मैं किसी दूसरे दल के नेता ने नहीं की है जितनी आपने कर दी। तो मेरा तो सवाल बनता है। सर खूब सवाल कीजिए, हाँ। खूब सवाल कीजिए। नहीं, आप चूंकि अब हिले हुए हैं, मसला- अपनी पार्टी में आप हिल चुके हैं, आप अपनी पार्टी में हिले हुए हैं, आप अपनी पार्टी से निकलेंगे और कहीं न कहीं जाएंगे। तो जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मेरा सवाल तो बनता है। नहीं, बहुत अच्छी बात, आपने खूब सवाल किया। अब थोड़े दिन इस सवाल का असर तो देख लीजिए। अगर जो मैं कह रहा हूं गलत हो तो बताइए। आज अगर आकाश आनंद में और चंद्रशेखर रावण में कंपटीशन करा दिया जाए पब्लिकली, जनता किससे कनेक्ट है?
अब सवाल आपके बीच डाल के जा रहा हूं, आपके दर्शकों के बीच में डाल के जा रहा हूं कि अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर का कंपटीशन कराया जाए सियासी, तो पब्लिक कनेक्ट किसके साथ ज्यादा है? नहीं, चंद्रशेखर की तो सियासत में बेड़ियां हैं। आकाश आनंद की, आकाश आनंद को उस तरीके से खुले तौर पर सियासत करने की इजाजत कहाँ है? जब आकाश आनंद आए थे तब काफी अग्रेसिव थे। सारी बात तो आप खुद ही कह दे रहे हैं सर। नहीं, मैंने कवर किया इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं आपको सब पता है सर। तो मेरा तो सवाल आपसे है कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो क्या आप चंद्रशेखर के साथ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कोई हटाना पूरी ताकत से चाहता है तो वो आसिम वकार। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जाऊंगा। मैं अकेला ऐसा आदमी हूं कि जिसके बयान से बीजेपी को नुकसान होता है, फायदा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाती है कि वो कुछ ऐसे काम कर देती है जैसे जो भी उसका विरोध करेगा तो उसको फायदा होगा। अब वो कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तेल मालिश हो रही है, आप सब देख रहे हैं। अब जिसने विरोध किया वो समझ लीजिए कि बीजेपी को फायदा। आप विरोध नहीं करते? मेरा कोई बयान ही पूरे 10 साल में ऐसा नहीं होगा सर। कोई बयान ऐसा ना बता दीजिए मुझे जिससे बीजेपी को फायदा हुआ हो। मैं अकेला आदमी हूं। मेरे वीडियोस हमारे अपोजिशन जो है, यानी सरकार की जो अपोजिशन है, वो लोग डालते हैं। क्यों डालते हैं? मैं थोड़ी ना कहता हूं उनसे। मैं नहीं कहता सर किसी से कि मेरी कोई पहचान भी नहीं किसी सर। चलिए अब जरा मेरी सलाम दुआ भी नहीं है। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या समाजवादी में बात हो गई? मैंने कहा मेरी 2-3 साल हो गए मेरी अखिलेश जी से बातचीत नहीं हुई। जब किसी से बातचीत नहीं है सर, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो कैसे माना जाए? मेरी वाकई कोई अखिलेश जी से कोई बात नहीं है इस तरह की। अखिलेश जी से कोई बात नहीं उनसे। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं आपसे। अखिलेश जी से मेरी इस तरह की कोई इधर बात नहीं हुई, कुछ भी बात नहीं हुई है। बुलाएंगे तो चले जाएंगे, पुराना घर है आपका। मेरी मुलाकात होती है सर अक्सर। किसी फंक्शन में मिल जाते हैं, कहीं शादी में मिल जाते हैं, कहीं ईद में मिल जाते हैं, किसी कॉन्क्लेव में मिल जाते हैं। मेरी बात सलाम दुआ होती रहती है उनसे। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है सर। लेकिन कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जाकर के मिले थे, कुछ मुलाकात हुई थी ऐसी? मैंने भी आपसे एक बात कही कि ये सोशल मीडिया का दौर है और बहुत से लोगों के फेसबुक और यूट्यूब मोनेटाइज हैं। सबके मोनेटाइज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। और हर लोग जिनके मोनेटाइज हैं वो अपने वीडियो और पोस्ट डाल के कमाई कर रहे हैं। अब वो आज अगर एक कोई पोस्ट डाल दें तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरे महीने उसी से कमाई होगी। उनको कल फिर नया डालना है, परसों फिर नया डालना है एक पोस्ट। कहने का मतलब ये सब बेकार की बात। अरे सर, उनकी कमाई क्यों बंद करा रहे हैं आप? करने दीजिए कमाई। अब मैं उनकी कमाई का जरिया बना हूं, बहुत अल्लाह का तेरा शुक्र कि उसने मुझे कमाई का जरिया बना दिया। समाजवादी पार्टी आपने क्यों छोड़ी? प्रॉब्लम्स थी सर। क्या? मुझे जो वादा किया गया था नहीं दिया गया था। वो वक्कल नवाब को दे दिया गया। अब कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे नहीं दिया गया था। क्या वादा किया गया था? जो सियासत में होता है, मुख्यमंत्री बनना नहीं मुझे, वो तो वही बनेंगे। प्रधानमंत्री भी कभी नहीं बनना है सर। मैं तो 543 वालों में हूं और 402 वालों में हूं, 403 वालों में। आपको टिकट का वादा किया गया था, आपको एमएलसी का वादा किया, क्या कहा गया था जो आपको नहीं दिया? सर, मुझसे एमएलसी का वादा हुआ था, मुझसे मंत्रालय का वादा हुआ था। नेताजी नहीं रहे, मरहूम चले गए। 12 से पहले तो उन्हीं की सब कुछ चलती थी ना। 12 के पहले तो लोग यही कहते थे यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरे जो कुछ भी वादे थे वो सब उन्हीं से थे। यार आपने तो 2017 में छोड़ी ना।
5 साल अखिलेश जी के हाँ। साथ तो रहे, हाँ बिल्कुल रहे। तो अखिलेश जी ने वादा खिलाफी कर दी। अब ये तो अखिलेश जी बताएंगे कि क्यों उन्होंने वादा खिलाफी की। हाँ। सर लेकिन रास्ते रुकते नहीं है सर, चलते रहते हैं। लेकिन आपको मलाल है सपा छोड़ने का? नहीं, मैं जब कुछ एक्शन ले लेता हूं मैं बहुत देर में लेता हूं। मैंने कहा ना, मैं 20 साल समाजवादी में रहा, बिना कुछ मिले और बिना कुछ लिए। जो आदमी तटस्थ होता है और बहुत देर में वो बहुत पुख्ता फैसले करता है, उसको अपने किसी पिछले फैसले पे मलाल नहीं होता है। मैं फौरन कोई एक्शन ले लूं, कोई फौरन बात कर लूं, तुम्हारे यार ये गलत हो गया, तो सोचना चाहिए था। जब मैं सब कुछ जो आज करना है वो 2 साल बाद कर रहा हूं, 3 साल बाद कर रहा हूं, तो 3 साल मैंने सोचा है ना। तो सोचा है तो भी सारे पहलू पे सोचा होगा, तो भी मलाल कैसा? कोई मलाल नहीं। कोई मलाल नहीं। मुझे अपने किसी फैसले पे कभी ना मलाल हुआ है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह ताला मुझे ऐसे फैसले करने की कुव्वत अता करना कि मैं कभी अपने फैसले पे मलाल ना करूं। अभी आपने बात की चंद्रशेखर की, आपने अपने बात की अखिलेश यादव से अपने रिश्तों की, आपने कांग्रेस की भी बात की। तो अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश में अगर इन तीनों नेताओं को मैं देख लूं तो आपके नजर में सबसे बेहतर नेता कौन है? चंद्रशेखर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी? नहीं, ये सवाल मैं जवाब दूंगा नहीं। है जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं जवाब दूंगा नहीं अभी। अभी वक्त नहीं है इस जवाब का। यानी आप देखिए, चंद्रशेखर की बार बार आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कितने सांसद हैं? एक भी नहीं। 4 बार सत्ता में रही, 4 बार, और एक भी सांसद नहीं। और चंद्रशेखर ने निर्दल चुनाव जीत लिया। निर्दल चुनाव जीत लिया सर, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको पता है 4 बार सरकार क्यों बनी बहुजन समाज पार्टी की? आपको याद है वो नारा हजरतगंज में जागरण यहां हुआ करता था, मोती महल के पीछे गली में? वो याद है आपको? हजरतगंज की भीड़ याद है ना आपको? याद है। पूरा उत्तर प्रदेश जाम हो गया था। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी में एक नारा लगा करता था, तिलक, तराजू और तलवार। उसने 4 बार सरकार बनाई। और जिस दिन बहन जी ने वो नारा लगाने वाले लोगों को किनारे करके तिलक, तराजू और तलवार उनके सर पर बिठा दिया, सरकार खत्म। राजनीति में मिशन चलता है सर। तो आपको लगता है कि अब तिलक, तराजू और तलवार ये चंद्रशेखर का नारा है? अभी तक तो उन्होंने लगाया नहीं है, लेकिन वो अपने मिशन के पक्के आदमी लग रहे हैं मुझे। चूंकि आपने इतने समय तक, पिछले 10 सालों से आपने जैसा मैंने कहा कि आप एआईएमआईएम से जुड़े रहे, मुस्लिम पॉलिटिक्स आप करते भी रहे। सबसे बड़ा, अगर आप मैं मुस्लिम रहनुमा नेताओं की बात कर लूं, इन नेताओं में आप किसको मानेंगे? देखिए, जो सबसे ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? देखिए, बीजेपी की सरकार हटेगी तो किसकी बनेगी? आप राहुल गांधी को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सर, सब आप जवाब दे दिया आपने। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं मुंह से। मैंने आपसे छोटा सवाल पूछा कि बीजेपी की हटेगी तो किसकी बनेगी? तो आप भी बताइए। हमारी तो नहीं बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब असद ओवैसी साहब की भी नहीं बन रही है सरकार केंद्र में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने खुद कह दिया कि हम नहीं बनना चाहते, हम बनेंगे नहीं। तो कोई तो बनेगा बीजेपी के विरोध में। अब अमेरिका और पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो आदमी आएगा नहीं, बनेगा इसी देश का। और मुसलमान जिसको बनाएंगे वो बन जाएगा, मुसलमानों की अपनी। तो मुसलमान अब किसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, केंद्र की राजनीति में तो मुझे लगता है कि राहुल जी ही नेक्स्ट पीएम है। तो जो कांग्रेस पर इतने सालों तक मुरादाबाद से मलियाना तक के आरोप आप लोग करते रहे, आपको लगता है कि अब वो
आरोप में या तो उतना दम नहीं है या वो वक्त नहीं है उन सब चीजों को याद करने का, क्योंकि कांग्रेस पर आप भी खूब बोलते रहे दंगों को लेकर के कि कांग्रेस के हाथ खून से सने हैं, और आज भी आपको लगता है कि कांग्रेस ही मुसलमानों का विकल्प। देखिए, एक घर में 4-5 भाई होते हैं, एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक डाकू होता है, एक स्मगलर होता है। तो जो डाकू है उसकी वजह से डॉक्टर को कुछ बुरा नहीं कहा जा सकता, और जो स्मगलर है उसकी वजह से इंजीनियर को कुछ नहीं कहा जा सकता। एक परिवार में है चारों भाई। तो ये तो अभी तो मेन मकसद ये है कि किस तरह से ये जनता विरोधी सरकार को हटाया जाए। तो और इस जनता विरोधी सरकार को हटाने में आपका जो रास्ता है वो क्या होगा? मैं शुरू से जहां था वहीं हूं। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा लगाएंगे? नहीं, मैं जहां हूं वहीं हूं, और मैं अकेला नहीं, बहुत से मुसलमान इस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को हटाया जाए। बहुत से दलित इसमें लगे हैं, बहुत से अपर क्लास भी लगे हैं, और अब तो बहुत से वो भी लोग लग गए हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जो करते थे और उन्होंने उनको बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, बेचारे वो भी लग गए लाइन में, वो भी चाहते हैं बीजेपी हट जाए। नहीं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? मेरी भूमिका, मैं बीजेपी के विरोध में पूरी तरीके से। नहीं, बीजेपी के विरोध में तो है ही, वो तो देख ही रहा। अब सीधी सी बात है सर, बीजेपी के विरोध में जो मैदान में होगा उसी के साथ। आज अभी आप बहुत कुछ तौलेंगे, बताएंगे, कांग्रेस जाएंगे, सपा जाएंगे, या फिर चंद्रशेखर के ये लीजिए नया नाम अब आपने दे दिया। आज से ये भी चलने लगेगा। नहीं सर, वो नौजवान लीडर है चंद्रशेखर। और जिन कौमों के पास नौजवान लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं, उन कौमों का भविष्य बहुत लंबा होता है। मैं भी नौजवान हूं, बूढ़ा नहीं हुआ अभी। तो 2027 चुनाव लड़ेंगे आप? इच्छा है? अभी तय नहीं किया। इच्छा है? नहीं, अभी तय नहीं किया सर। अच्छा, अगर कोई दबाव डालेगा तो लड़ लेंगे। कोई दबाव का मतलब किसका दबाव चाहते हैं? देखिए किसका दबाव पड़ता है तो बता नहीं सकता अभी। आप उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमानों के भीतर कोई डर देखते हैं? क्या लगता है कि सियासी रूप से अभी भी मुसलमान यहाँ डरे हुए हैं? विचलित है मुसलमान बहुत, हकीकत है ये बात। अंदर से मन बहुत विचलित है मुसलमानों का। क्यों? मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है, जिस हिसाब से हत्याएं हो रही हैं, जिस हिसाब से पुलिस एक्शंस हो रहे हैं, उनसे तो विचलित तो है, भले मुंह से ना कहे लेकिन है विचलित। लेकिन कानून तो सबके लिए। कहां सबके लिए एक है? कहां सबके लिए एक है? हम मस्जिद पे नमाज पढ़ लें तो हम जेल चले जाते हैं क्योंकि रोड में बाधा डाली हमने, ट्रैफिक में, ये कानून लगता है हमारे ऊपर। और अगर हम कांवड़ लेके निकले तो हमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं देश में। कहां एक है कानून? आपको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए थी। नहीं, मुझे बोलने के, जब मैं इसके पक्ष में, इसके खिलाफ, दोनों तरफ तर्क दिए जाते हैं। जी, तो मैंने दिया तर्क आपको। हाँ। आप मेरा तर्क काट नहीं सकते। आप ये आपका पॉइंट है, लेकिन जब जो लोग कहते हैं कांवड़ तो हमेशा सड़क पे ही चलती रही है। नहीं चले, मस्जिद नमाज तो हमेशा मस्जिद में ही होती रही है। चले, मस्जिद में देखिए नमाज कोई परमानेंट नहीं पढ़ता है सड़क के ऊपर। वो खास वजूहात होती हैं, खास दिन, जैसे ईद है, ईद में एक आधे घंटे के लिए 15 मिनट 20 मिनट की नमाज हो जाती है सिर्फ ईद में, या कहीं कहीं जहां मस्जिदें छोटी हैं वहां जुमे की नमाज 10 मिनट 15 मिनट एक गली को या एक। लेकिन ये तो 1 महीना चलता है। यहां तो 1 महीने का ट्रैफिक बाधा हो रहा है, यहां तो बड़ा गुनाह हो रहा है। मैं योगी जी की बात माने लेता हूं कि ट्रैफिक में बाधा है, ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, ये गुनाह है, या आईपीसी की धारा में आता है, एक्सेप्टेड।
हमारा तो 15 ही मिनट का गुनाह है। ये तो कांवड़ यात्रा कोई योगी जी के शासन में थोड़ी शुरू हुआ है। अरे ये तो सर, मैं आपसे सदियों कह से रहा चल रहा हूं, है। तो नमाज भी तो योगी जी के शासन में ना शुरू हुई थी। लेकिन नमाज भी तो योगी जी के शासन में नहीं नहीं शुरू शुरू हुई है, है। लेकिन नमाज के लिए तो मस्जिद में जगह है, लोग पढ़ते हैं। सर, जो कांवड़ आजकल चल रही है, इससे सहमत हैं आप? वो अलग पॉइंट है कि अब कांवड़ में नहीं, क्या चल रहा पॉइंट तो है, कुछ भी अलग नहीं है सर। डीजे बज रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीजें नहीं, खूब डीजे चूंकि बजाओ। आपने नहीं, सवाल मैं तो ये कहता हूं, खूब डीजे बजाओ, खूब और तेज बजाओ। मुझसे मेरे पे क्या फर्क पड़ता है सर? मुझे कोई नुकसान हो रहा हो, मुझे कोई फर्क पड़ रहा हो तो बताइए। लेकिन जिन लोगों पे नुकसान हो रहा है, जिनके ऊपर फर्क पड़ रहा है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सो नहीं पा रहे हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? खाली एक कांवड़ वाले ही देश के नागरिक हैं? सिर्फ सवाल है, छोटा सा सवाल है। गाड़ी तोड़े डाल रहे हैं, हमला किए दे रहे हैं। लखनऊ में अभी 3-4 दिन पहले एमा थॉमसन स्कूल की बच्चियों की वैन, छोटी बच्चियों की एक वैन थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया, ईटा गुम्मा चला के उसके शीशे तोड़ दिए। बच्चियां उसमें, शायद मुझे मालूम पड़ा है 2 घायल भी हैं। तो ये कहां तक जायज है सर? बिल्कुल नाजायज है, ये बिल्कुल ये नाजायज है। लेकिन अगर हमारे लोग करेंगे सर, हम पकड़े भी गए, नहीं, सजा भी हो रही। हमारे लोग करेंगे तो हम उनसे भी खिलाफ हैं। अगर इस तरह का कोई कारनामा हमारे लोगों ने अंजाम दिया होता तो बाखुदा हम मौके पे पहुंच के धरने पे बैठ गए होते कि गिरफ्तार कीजिए इनको। नहीं, गिरफ्तार तो हुए, पकड़े गए हैं, जेल गए हैं। तो खैर इतने एक्शन के बाद, हाँ। हम लोग के बोलने के बाद, इतनी खबर चलाने के बाद, भाई पुलिस का तो काम जानते हैं क्या है? पुलिस का काम ये थोड़ी ना कि मीडिया पे चलने के बाद एक्शन लिया गया। पुलिस का काम ये है कि आपने एक्शन ले लिया और मीडिया पे चलने लगा कि पुलिस की तत्परता से घटना बच गई और पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। यह है पुलिस का काम। ठीक है, अब आखिरी सवाल पे ही बिल्कुल है हम। ये बताइए, बड़ी मेहरबानी सर, मैं डर रहा था आपसे बात करते हुए। ये बताइए कि 2027 का जो चुनाव है, जी। ये 2027 के चुनाव में क्या बिखरा विपक्ष बीजेपी को हरा पाएगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है सर, ये बड़ा सवाल है और इस पर बैठकर बात होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पे बात करेंगे ये लोग। अगर इस बार भी ना हरा पाए तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ेगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? फिर 5 साल बाद? हाँ, फिर आगे के लिए दिक्कत होगी, 29 में दिक्कत होगी। फिर अभी हो जाना चाहिए तय। तो आपको लगता है कि सारा विपक्ष एक तो नहीं हो पाएगा कि हो जाएगा? नहीं, पूरे आप जिनकी तारीफ कर रहे हैं, पूरे विपक्ष की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं बताऊं आपसे, जो लोग जिनके पीछे वोट है, जिनके पीछे ताकत है जनता की, वो इकट्ठा हो जाए। कौन कौन? सभी लोग विपक्ष में, कौन जितने कौन? लोग हैं। नहीं, हम लोग भी उसमें हैं, हमको भी ले। MIM को भी साथ ले? हाँ, मैं तो कह रहा हूं सर, हम भी हैं उसमें, हमको भी ले। और अगर साथ न लिया तो? क्योंकि अभी तक तो अछूत बने हैं आप। सर, अकेले लड़ने की मजबूरी है, हम्म। क्या किया जाए? अब घर तो बैठेगा नहीं आदमी, दुकान चलाइए, माल तो भरना पड़ेगा सर। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल पे भी जवाब दे दीजिए। आपको चूंकि 10 सालों से आप इस पार्टी को सींच रहे हैं, अपनी पार्टी नहीं, मुझे लगता है कि 9 सालों से जी सींच रहे हैं, आपको सपा छोड़ने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी से कोई शिकायत है? सर, फिर मैंने आपसे कहा, बहुत से सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा यहां। अब असद साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। हमारी जो तकलीफ है वो हम उनसे कहते रहते हैं और उनको पता है मेरी तकलीफ। ऐसा नहीं कि हमारे आपके टीवी के जरिए हम वहां तक पहुंचाएंगे, बाखुदा उन्हें पता है। तो उन्होंने कहीं पूछा नहीं? वो हमदर्दी भी रखते हैं हमसे। अब जब उनको जो चीजें पता है, वो जानते हैं, अब उन चीजों को हम इस माइक के, इस कैमरे के माध्यम से कैसे पहुंचाएं वहां तक? तो इसका मतलब आपकी बात सुन नहीं रहे? मैंने आपसे कहा उनको सब पता है, हमारे बारे में तो सब पता है।
चलिए, कोई नई बात होती जो ना बता पा रहे होते तो वो बता देते आपके कैमरे के माध्यम से। अभी तो सारी बातें पता है। तो 27 में नई, उनको तो वो भी पता है हमारे बारे में जो हमें नहीं पता है, जैसे जो हमें नहीं पता है। नहीं, बहुत से लोग कान भरने वाले हैं सर, सब बहुत से लोग हैं। अभिषेक भाई, सियासत में बताऊं आपसे, जो आपने नहीं किया है वो भी बता दिया जाता है। तो कान के कच्चे हैं। नहीं नहीं, कान के कच्चे की बात नहीं, ये हर पार्टी की उसूल है कि जो कुछ नहीं कर सकता है वो गीबत बहुत अच्छी करता है। जो कुछ नहीं कर सकता है वो गीबत बहुत अच्छी करता है। गीबत समझ गए ना? आप बताइए। गीबत बोलते हैं एक दूसरे के कान भरना और अच्छे आदमी की बुराई करना। तो आपका जी ये भर बहुत, सुनिए, बहुत बढ़िया है ये। और हमारे यहाँ इस्लाम में गीबत करने वाले को दोज़की कहा गया है, मुनाफिक कहा गया है। और जिसको मैं कह रहा हूं समझ गया, वो बहुत बहुत खतरनाक गीबत करता है, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। गीबत वही करेगा जो कमबख्त काम नहीं कर सकता। नहीं, जब काम की बात कर दी तो एक और सवाल है। आपके बारे में भी कहा जाता है आप तो जमीन पर काम ही नहीं करते, आप तो टीवी, डिजिटल और वो नेता हैं जो टीवी के नेता हैं। तो आप पर भी यही सवाल उठता है कि जमीन पर काम करने वाले तो है ही नहीं। वो आसिम पिछले 10 दिन से दिख रहा है, जिसके साथ जनता भाई, सियासत में क्या है, अगर आपसे जनता कनेक्ट है और जनता आपके साथ है तो ये आप नेता है, वरना आप नेता नहीं है। लेकिन आपके बगैर भी तो ओवैसी साहब की जो सभाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। वो तो बहुत बड़े नेता है, मैं तो उनके आगे कुछ नहीं हूं, जीरो हूं उनके आगे। आपको क्या लगता है कि मौलवी नहीं होगा तो मस्जिद में अजान नहीं होगी, या मुर्गा भाग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा पश्चिम से, पूरब से? बताइए भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आसिम वकार नहीं होंगे तो क्या वहां रैली नहीं होगी? आसिम वकार जब नहीं थे तब भी तो रैलियां हो रही थी। तो नहीं रहेंगे तो भी होंगी। यस सर, हकीकत है ये बात। मुझसे क्या उखड़ रहा है? कुछ नहीं उखड़ रहा है। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकता है वो कमबख्त गीबत बहुत अच्छी करता है, बहुत कान बहुत भरता है, वो बहुत बढ़िया काम उसको आता है, ट्रेनिंग होती है उसकी। जैसे आपने देखा ना, अक्सर सीरियल वगैरह आते हैं तो जो घर की बहू सबसे काम करने वाली होती है, बेहतरीन खाना पकाती है, और उसी घर में एक बहू आती है बड़ी काहिल, खाली बकबक करने वाली, लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठ गई। तो दोनों बहुओं में लड़ाई जब होती है तो कैसे होती है? जो बड़ी बहू होती है, जो बढ़िया काम करती है, बहुत चाहने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, वो जाती है खाना पकाती है, खाना पक गया, अब घर में खाना लगने वाला है, छोटी वाली बहू गई, उसने नमक डाल दिया उसके अंदर, उसमें मिर्चा गुजरो दी खाने में, और आगे बैठ गई चुपचाप। अब खाना निकला, किसने पकाया? इसने, बड़ी बहू ने। तो बड़ा खराब पकाया, उसको आता नहीं कुछ। तो छोटी वाली जो बहू होती है ना, ये है गीबत करने वाली। गीबत बहुत बढ़िया करते हैं लोग। तो नाम भी बता दीजिए ना, आप इतने समय नहीं, से। मैंने आपको कहा ना, जो कुछ नहीं कर सकता वो गीबत बहुत अच्छी करता है। तो कौन है सर, जो ये इजाजत गीबत कर दीजिए रहा है? मुझे, चलिए, बहुत बिल्कुल। देर हो गई। कौन गीबत कर रहा है ये भी तो बता दीजिए। अरे सर, अब सब एक ही बार में लीजिएगा सर। ठीक है सर, चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आसिम वकार साहब, तो आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में आसिम वकार, जो कि एमआईएम के बड़े चेहरे हैं, टीवी से लेकर पार्टी तक में सबसे ज्यादा दिखने वालों में है, आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही। पार्टी के भीतर खुद क्या सोचते हैं, कहां जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत सस्पेंस बाकी है। तो अगली बार किसी नए शख्स से फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।